अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में कम से कम 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ओके, 6 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का। और नॉट नेसेसरी कि इसके ऊपर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आना चाहिए। ओके, इसके ऊपर हो सकता है कि कोई मेन क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का पार्ट हो। ओके, तो ये अलग अलग चैप्टर्स में से मिक्स करके आता है। जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है, तो उसमें तुम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई का एक ट्रांजेक्शन डाल देंगे। ओके, तो ऐसा अलग अलग से आ सकता है, एंड कभी कभी एक ही क्वेश्चन के अंदर आएगा। भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है, इट इज कंटेंट इन आईजीएसटी एक्ट। ओके, आईजीएसटी एक्ट का ये प्रोविजन है। क्यों आईजीएसटी एक्ट का है? क्योंकि अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, ओके, अगर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप बताओ क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगा? हम लोग का ही स्टेट होना चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि हम लोग का ही स्टेट क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है टू मेक प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनाएगा तो सबके लिए इक्वल करके बनाएगा, कोई बायस नहीं रहेगा किसके तरफ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हर एक ट्रांजेक्शन पे रेवेन्यू मिलने वाला है। अगर सीजीएसटी एसजीएस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सीजीएसटी मिल रहा है। अगर आईजीएसटी रहेगा तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, बाकी का वो लोग शेयर करते हैं। ओके, टू प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट। समझ में? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, रेलेवेंस क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का, बताओ। ये तो मालूम रहेगा तुम लोग। प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, नेचर ऑफ टैक्स। और कौन सा टैक्स लायबिलिटी जनरेट होएगा आपका, उसके लिए C+S लगेगा या तो आईजीएसटी लगेगा। लेकिन डायरेक्टली हम ये प्लेस ऑफ सप्लाई से नहीं निकाल रहे, हम लोग को लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों को चेक करना था। अगर एलओएस एंड पीओएस सेम स्टेट है, सेम स्टेट, तो C+S लगेगा। एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड है। ओके, तो ये दोनों इक्वल रहेगा, देन इट इज C+S। अगर एलओएस एंड पीओएस इज नॉट इक्वल, तो ऐसे केस में आईजीएसटी भरना पड़ेगा। समझ में? आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन रेमिटेड टू, यस, 50% रेमिटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट गवर्नमेंट। देखो, महाराष्ट्र से गुड्स अगर गुजरात जा रहा है, ओके, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, बराबर। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी महाराष्ट्र वाला पर्सन किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगा? ये गुजरात को देगा, क्योंकि गुजरात स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रहा है समझ में? सेकेंड इंपॉर्टेंस इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, एक्सपोर्ट का एक प्राइम कंडीशन रहता है कोई भी लॉ में। ओके, अपना आईजीएसटी एक्ट में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करे या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करे, एक प्राइम कंडीशन है। ओके, कंडीशन ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। ओके, क्या कंडीशन है? प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। अगर हम लोग सर्विस दे रहे, सर्विस, तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कब मानते हैं? जब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो उसको हम लोग फिर एक्सपोर्ट मानेंगे ही नहीं। मतलब भले हम लोग को फॉरेन करेंसी में पैसा मिल रहा है, ओके, रिसिपिएंट बाहर का है, कुछ भी रहने दो, पर हम लोग कब मानेंगे एक्सपोर्ट को? जब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आउटसाइड इंडिया होगा। ओके, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अलग अलग है। क्योंकि गुड्स के लिए अलग प्रोविजंस हमको चेक करने हैं एंड सर्विस के लिए अलग प्रोविजन है। क्योंकि सर्विस में इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर्विस में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स रहता है।
ओके, गुड्स में तो एकदम इजी रहता है, गुड्स भेजा, यहाँ से भेजा, आपको मिला, उतना ही ट्रांजेक्शन। लेकिन सर्विस में अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है। ओके, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर रिसिपिएंट से हमको मतलब नहीं होना चाहिए, हमको प्रॉपर्टी के लोकेशन से मतलब होना चाहिए। आ रहा समझ में? इवेंट मैनेजमेंट, ओके, इवेंट जिधर हो रहा है वो जगह से ज्यादा मतलब है हम लोग को, नॉट विद द पर्सन हु इज टेकिंग द इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। तो इस तरीके से सर्विस का बहुत सारा प्रोविजन है, लेकिन गुड्स का बहुत कम प्रोविजन है। ठीक है, अभी 4 सेक्शंस है, टोटल 4 सेक्शंस है, लेकिन ये 4 सेक्शंस में हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि हम लोग गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं। और कभी भी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला बाइफरकेट करना है कि वी आर सेलिंग गुड्स और वी आर सेलिंग सर्विस। ये कहां से मालूम पड़ेगा? शेड्यूल 2। ओके, हम लोगों ने शेड्यूल 2 करके एक पढ़ा था सप्लाई के चैप्टर में। ओके, शेड्यूल 2 से हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन सा एक्टिविटी गुड्स है, कौन सा एक्टिविटी सर्विस है। उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन लगाना है। आ रहा है समझ में? तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हो, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, वेदर यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विस। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो इसके अंदर फर्दर 2 बाइफर्केशन। ओके, गुड्स के अंदर फर्दर 2 बाइफर्केशन। अगर गुड्स का मूवमेंट ओके इंडिया के अंदर है तो कुछ अलग प्रोविजंस है, एंड अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, दैट इज मूवमेंट इज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। ओके, और आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। मतलब यहां पर किस चीज का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हम लोग गुड्स के अंदर बाइफरकेट किया अभी। ओके, फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में आपका जो गुड्स है वो इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है। ओके, वो इंडिया के अंदर ही है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही है, महाराष्ट्र टू गुजरात है, ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ये क्या है, मूवमेंट इज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? अगर मूवमेंट इंडिया के अंदर है देन सेक्शन नंबर 10 वुड बी एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मूवमेंट इंडिया से इंडिया के बाहर है या तो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है तो सेक्शन नंबर 11। अभी हम लोग सर्विस का डिस्कशन। सर्विस में गवर्नमेंट ने कहा इसमें तो मूवमेंट होता ही नहीं। ओके, इसमें मूवमेंट नहीं है गुड्स का, ये तो इंटेंजिबल है ना। तो ऐसे केस में हम लोग मूवमेंट चेक नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सप्लायर और रिसिपिएंट कहाँ पर है। ओके, अगर दोनों जन इंडिया में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके दोनों जन कहाँ पर है, दोनों जन अगर इंडिया के अंदर, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 12। एंड दोनों में से एक जन अगर इंडिया के बाहर है, ओके दोनों में से एक जन अगर इंडिया के बाहर है तो कौन सा सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन नंबर 13। अरे सेक्शन का एप्लीकेबल। ओके, मतलब अगर दोनों जन इंडिया के अंदर है तो सेक्शन सेक्शन नंबर 12, दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13। समझ में आया? तो क्वेश्चन जब भी आएगा तब हम लोग को सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, गुड्स है कि सर्विस है, सबसे पहला स्टेप। ओके, अभी इसके अंदर और एक चीज देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल तुम लोग को क्वेश्चन में दिया कि पैसेंजर को हम लोग कुछ मैगजीन दे रहे। ओके, मैगजीन दे रहे प्लेन में ट्रैवलिंग के साथ साथ, तो ये कंपोजिट सप्लाई हुआ।
तो मैगजीन भले गुड्स है, लेकिन क्या हम लोग को सेक्शन 10 लगाना है क्या? इधर सर्विस का लगाएंगे, क्योंकि आपका कंपोजिट सप्लाई क्या बन गया? सर्विस का। तो हम लोग को कंपोजिट सप्लाई वाला सेक्शन भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तो शेड्यूल 2 के साथ साथ हम लोग को ओके सेक्शन नंबर 8 का भी एप्लीकेबिलिटी चेक करना है। क्लियर? तो एक बार वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करने का? ओके, गुड्स है कि सर्विस है? अगर गुड्स रहेगा तो आगे क्या चेक करेंगे? मूवमेंट किधर है? अगर मूवमेंट इंडिया के अंदर है, देखो मूवमेंट इंडिया के अंदर मतलब कि आपका गुड्स इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है। हो सकता है मूवमेंट ना भी हो, लेकिन गुड्स तो इंडिया के अंदर होना चाहिए। ओके, गुड्स शुड बी इन इंडिया। अगर गुड्स आर इन इंडिया, देन सेक्शन नंबर 10 इज एप्लीकेबल। इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड और गुड्स आर इंपोर्टेड, देन सेक्शन नंबर 11। अगर हम सर्विस की बात करें तो इसमें तो मूवमेंट होता ही नहीं। तो इसमें हम लोग को क्या चेक करना है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, ये लोग दोनों अगर इंडिया के अंदर है तो सेक्शन 12। दोनों में से एक जन अगर इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13। और अगर दोनों बाहर है तो जीएसटी आएगा ही नहीं। ओके, दोनों बाहर है, सप्लायर भी बाहर, रिसिपिएंट भी बाहर, तो जीएसटी आना ही नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? अभी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ओके, इसका एक डेफिनेशन है जो लिखा है यहाँ पर। ओके, इसका एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग बाद में, जब भी ये सर्विस स्टार्ट करेंगे तब इसका डेफिनेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सेक्शन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी। सेक्शन नंबर 10, the place of supply of goods in case of domestic transactions, that is other than import export, other than import export। ओके, यहाँ पर अपन ने पहले ही सीख लिया ये पॉइंट, अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन नंबर 11 अप्लाइज। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10(1)(a। सबसे पहला सेक्शन नंबर 10(1)(a, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रिसिपिएंट। मतलब बेसिक सेक्शन है ये। ओके, बेसिक सेक्शन मतलब कि जो अपना नॉर्मल ट्रांजेक्शन, नॉर्मल गुड्स का ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा सप्लाई जिसके अंदर मूवमेंट है। ओके, एग्जांपल, आपने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप वाले ने अगर आपको लैपटॉप भेजा या फिर आप जाके कलेक्ट किए, दोनों केसेस इसमें कवर्ड। ओके, लैपटॉप सेल हो रहा है तो लैपटॉप का मूवमेंट होना जरूरी है ना। अगर लैपटॉप वहां से आपके पास आएगा ही नहीं तो यूज कैसे करेंगे? तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट, जैसे हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई में दो बाइफर्केशन किया था, मूवमेंट इज इन्वॉल्व, मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर मूवमेंट इज इन्वॉल्व वाला प्रोविजन है। हाईलाइट नहीं करूँ ना? ओके, तो यहाँ पर मूवमेंट इज इन्वॉल्व वाला प्रोविजन। ओके, मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व वाला प्रोविजन सेक्शन नंबर 10(1)(c है, बाद में पढ़े। ओके, तो 10(1)(a किसके लिए बोलो? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट। मतलब कि हम लोग भेजेंगे तो भी सेम, एंड या तो रिसिपिएंट आके कलेक्ट करके जाएगा तो भी सेम। गेटिंग द पॉइंट? अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, देखो, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब एकदम सिंपल, जो भी स्टेट में गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ। ओके, लोकेशन ऑफ गुड्स एट एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। ओके, मतलब जिधर भी गुड्स का मूवमेंट क्या हुआ, खत्म हुआ।
अभी फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र से गुड्स भेजा गुजरात, तो ये ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। लेकिन अगर गुजरात वाला तमिलनाडु भेजता है तो वापस से प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा एंड तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु वाला अपने स्टेट में भेजता है तो तमिलनाडु रहेगा एंड कंजम्पशन हो गया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा अलॉन्ग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया क्या? गुड्स का मूवमेंट जिधर भी टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मूवमेंट खत्म होना चाहिए। सबको क्लियर है क्या? समझा? अभी मान के चलो कि अगर कोई रिसिपिएंट दूसरे स्टेट से हम लोग के स्टेट में आया, ओके, दूसरे स्टेट से हम लोग के स्टेट में आ गया और गुड्स यहां से लेके वो जा रहा है अपने स्टेट में। क्वेश्चन समझा क्या बोला? क्वेश्चन वापस ही रिपीट कर रहा हूं। मान के चलो कि कोई रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट वो अपने स्टेट से हम लोग के स्टेट में आया, मतलब उसके खुद के स्टेट से हम लोग के स्टेट में आया, से गुजरात से आया महाराष्ट्र में। क्यों आया? गुड्स खरीदने। गुड्स उसने यहाँ पर खरीद लिया और ये गुड्स को लेके गया अपने स्टेट में। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? ओके, गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पॉइंट समझा क्या बोल रहा हूँ? देखो टर्मिनेशन तो बराबर है, टर्मिनेट तो हमने यहीं पर किया, ओके, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या चेक करना है? देखो हम लोग को यहाँ पर चेक करना है टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। क्या चेक करना है? डिलीवरी। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है उसके लिए एक डेफिनेशन है, ओके, जो बैर एक्ट में दिया हुआ। ओके, बैर एक्ट में डेफिनेशन है एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ओके, सबसे पहला या दूसरा ही सेक्शन पे। ठीक है, डिलीवरी का मतलब यहाँ पर बोला है। अभी डिलीवरी मतलब हम लोग तो नॉर्मली क्या मानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर डिलीवर किया, लेकिन एक्चुअली में वो डिलीवरी हम लोग को चेक नहीं करना। हमको क्या डिलीवरी चेक करना है? जो एक्ट बोलता है। अभी एक्ट क्या बोलता है देखो, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मतलब एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंडिकेटेड ऑन टैक्स इनवॉइस। क्या बोला है? इंडिकेटेड ऑन टैक्स इनवॉइस। इंडिकेटेड ऑन टैक्स इनवॉइस मतलब कि उस रिसिपिएंट ने अपना क्या एड्रेस दिया है सप्लायर को जो टैक्स इनवॉइस पे मेंशन करना है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटेड ऑन टैक्स इनवॉइस। ओके, इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलीवरी। समझ में आया? मतलब वो भले डिलीवरी ले रहा है अपना काम पर महाराष्ट्र में, पर वो क्या बताएगा? एड्रेस क्या बताएगा? एड्रेस तो गुजरात बताएगा ना कि मैं गुजरात से हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? गुजरात। तो एक्स फैक्ट्री केसेस में द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स द एड्रेस, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स डिलीवरी एड्रेस। क्लियर है कैसे? वो 10(1)(b) करके आएगा, क्योंकि उसमें दो अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का सेक्शन। अच्छा, आप लोग को नहीं था ना इंटर में प्लेस ऑफ सप्लाई? हाँ, दो जन ही इंटर अपने सीए वाले ना, नहीं था अभी अभी। बाकी लोग तो एकदम स्कॉलर सीए। हाँ, नहीं एड्रेस तो देगा ना। नहीं, पर एड्रेस तो दे के जाएगा ना। हाँ, वो जो भी वो बोलेगा नहीं मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, कुछ तो एड्रेस देगा वो, तो वो ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, हाँ, जिस आईटीसी चाहिए ना उसको। ओके, हाँ, अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, इधर लिखो कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन रजिस्टर्ड पर्सन्स। ओके, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
ट्रांजैक्शन बिटवीन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां से नहीं निकालेगा। ओके, ये सीएमए वालों के लिए भी नया है। ओके, ये अमेंडमेंट है, पहले नहीं था। ओके, पहले खाली इतना ही था, सबके लिए इतना ही था। अभी क्या है नया, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, उन लोग के लिए ही सेक्शन नंबर 10(1)(a है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सेक्शन नंबर 10(1)(a क्लियर है क्या? 10(1)(a का मीनिंग क्या हुआ? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि हम जो गुड्स को बेच रहे हैं, हम लोग गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करने वाले। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर मूवमेंट इज टर्मिनेटेड, जिधर भी मूवमेंट क्या हुआ, खत्म हुआ। एंड एक्स फैक्ट्री वाला केस याद रहेगा। ओके, इन केस ऑफ एक्स फैक्ट्री, डिलीवरी मतलब एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? समझ में? बोलो, कुछ डाउट है? देखो, इसमें मूवमेंट ही चेक करना है, मूवमेंट है। अगर मूवमेंट नहीं है तो सेक्शन नंबर 10(1)(c लगेगा, जो हम लोग बाद में पढ़े। यहाँ तक क्लियर है? समझो? तो अपना 10(1)(a कंप्लीट हुआ। इसे 5 क्लॉजेस है। सेक्शन नंबर 10(1)(b अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, सेक्शन नंबर 10(1)(b, हाँ, एक्स फैक्ट्री मतलब हम लोगों ने फैक्ट्री पे ही भेज दिया, वो खुद अपने जगह पे लेके जा रहा है, जो हमने अभी भी डिस्कस। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 10(1)(b। ओके, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेक्शन नंबर 10(1)(b, 10(1)(b इज बिल टू शिप टू मॉडल। ओके, बिल टू शिप टू मॉडल तो पढ़ा हुआ है, अभी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग सीखना। ओके, बिल टू शिप टू मॉडल। अब बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है एक बार वापस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंटर के लेवल पे था। भाई मान के चलो कि 3 पार्टी है। ओके, ए, बी एंड सी, 3 पार्टी। अभी सी को गुड्स चाहिए था। ओके, क्या चाहिए? सी को गुड्स चाहिए ए से। सी को ए से गुड्स चाहिए, ए से। लेकिन ए बोलता है कि मेरे पास तो गुड्स है ही नहीं, मतलब सी को नहीं बोला, उसने खुद ने सोचा। ओके, पर ए बोलता है नहीं, इसको किधर से तो मैं अरेंज करके दूंगा। क्या करके दूंगा? अरेंज करके दूंगा। तो ए क्या करता है, बी को बोलता है कि आप एक काम करो, ये गुड्स को आप किधर लेके जाओ? ओके, सी के लोकेशन पे आप लेके जाओ। समझ में आ रहेगा? सी के लोकेशन पे आप लेके जाओ। तो बी को बोला कि ये गुड्स को आप कहाँ पे डिलीवर कर दो? सी के लोकेशन पे। क्या करना है बी ने? डिलीवर करना है। डिलीवर मतलब शिप करना है, शिप। पॉइंट समझा? तो बी को बोला गया है कि सी के लोकेशन पे आप क्या करना, गुड्स को डिलीवर कर देना, डिलीवर कर देना। लेकिन उसको इनवॉइस मत बताना, क्योंकि आप अगर उसको इनवॉइस बताओगे तो वो अगली बार आपसे डायरेक्टली ले लेगा और मेरे पास आएगा ही नहीं। मैं उसको अपना इनवॉइस दूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद। समझा पॉइंट क्या बोला? तो ए ने बी से क्या कहा है? सिर्फ गुड्स को शिपिंग कर दो बस, आप उसको बिल मत देना। आप क्या करो, खाली माल दे दो उसको, बस उतना ही काम करो। तो इनवॉइस किसको दूं, ऐसा बी ने पूछा। तो ए ने बोला कि इनवॉइस आप मेरे को दो, मैं आपको पे करूंगा। तो बी इज गोइंग टू बिल टू ए, इसको बोलते बिल टू ए एंड शिप टू सी। इसके लिए इसको बोलते बिल टू शिप टू मॉडल। क्लियर? बिल टू शिप टू समझ में आता? समझ में आया ये पॉइंट? अभी गुड्स का टर्मिनेशन किधर एंड हो रहा है? सी के लोकेशन पे। ओके, गुड्स का मूवमेंट तो है ना इधर भी, पर इधर प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 10(1)(a से क्यों ना बोला निकालने को? ओके, ठीक है, सुनो। अभी ना एक हम लोग इसका स्टेट्स लिखते हैं, इसका स्टेट्स लिखते हैं। ओके, ये महाराष्ट्र का है। ओके, ये गुजरात का है, और ये भी गुजरात का है। देखो मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना।
जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट इज इंट्रा स्टेट, ओके, बट सप्लाई विल बी इंटर स्टेट। अभी कैसे वो सुनो, अभी ये तीनों का हम लोग नाम लिखते हैं। ओके, ए को कहा जाता है थर्ड पर्सन। ए को क्या बोलने का? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके कहने पर, ओके, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कहने पर, जो डायरेक्शन दे रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। जो एक्चुअल में गुड्स का सप्लाई कर रहा है उसको सप्लायर ही बोलेंगे, एंड जो गुड्स को ले रहा है उसको रेसिपेंट। तीनों का नाम क्लियर है क्या? थर्ड पर्सन, सप्लाई, रेसिपेंट, तीन पार्टी क्लियर है? ओके। अभी इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट ने कहा इट इज महाराष्ट्र। ओके, इट इज महाराष्ट्र मतलब कि गुजरात वाला जो है ना, बी बी, वो जब भी ए के ऊपर बिल बनाएगा द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। ओके, क्या बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का लोकेशन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोविजन? ओके, और कुछ? और कुछ क्वेश्चन तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा कि जब बी ए को बिल करेगा, देखो उसके बाद ए बी सी को बिल करने वाला, वो सेकंड लेग है, हम लोग फर्स्ट लेग की बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट लेग क्या है? सप्लायर ने थर्ड पर्सन के ऊपर बिल बनाया। ओके, समझो 1 लाख रुपए का बिल बना, एंड बाद में ए जब सी के ऊपर बिल बनाएगा तो वो 1.5 लाख करेगा। ओके, हम लोग इसका प्लेस ऑफ सप्लाई का बात नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग किससे बात कर रहे हैं, किस रिलेटेड बात कर रहे हैं? ए टू, सॉरी, बी टू ए का ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन इज, व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन ओनली? क्यों गुड्स का लोकेशन यहाँ पर मैटर नहीं किया? हाँ, टैक्स इनवॉइस तो जाएगा उसके ऊपर, पर ऐसा हो सकता है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई वो रहेगा, भले टैक्स इनवॉइस में ले रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, अभी एक कंसेप्ट था, इंटर में भी था, लेकिन तभी तुम लोग को सिखाया भी नहीं होगा। ओके, वो कंसेप्ट मतलब रैरली सिखाते ही नहीं है। ओके, क्या कंसेप्ट है सुनो। अभी मान के चलो कि ऐसा प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन ऐसा है कि गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, समझो ऐसा प्रोविजन है, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता? क्या बन जाता? गुजरात बन जाता। बिल किसके पास आ रहा है? ए के पास, ए के पास। अभी जो बी है, बी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेगा? गुजरात मानेगा, एग्जाम्पल। तो जीएसटी किसको देगा? गुजरात गवर्नमेंट को देगा। अगर जीएसटी गुजरात गवर्नमेंट को मिल रहा है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगा ही नहीं। देखो, अगर हम लोगों ने गुजरात स्टेट बोल दिया प्लेस ऑफ सप्लाई, बोला गुजरात है प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से अलग हो जाता है तो आईटीसी नहीं मिलता। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईटीसी लेने का। क्या पॉइंट बोला? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तभी ही आईटीसी मिलता है, तभी ही आईटीसी मिलता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आईजीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता है? देखो यहाँ पर क्या बोला, पीओएस इज इक्वल टू एलओआर, तभी आईटीसी मिलेगा, उसके अलावा आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं। कुछ भी केस ले लो, इसके अलावा आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? पीओएस शुड बी इक्वल टू एलओआर, तभी आईटीसी मिलता है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ए ने बी को गुड्स सेंड किया। ओके, ए महाराष्ट्र का है, बी गुजरात का। ए क्या चार्ज करेगा? ए क्या चार्ज करेगा बोलो? आईजीएसटी चार्ज करेगा। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात। व्हाट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट? गुजरात। तो बी को आईटीसी मिलेगा, समझ में आया? कौन सा आईटीसी मिलेगा?
IGST ITC, क्यों यहाँ पर तो दोनों गुजरात है, तो CGST SGST होना चाहिए ना। नहीं ऐसा नहीं, देखो IGST लगेगा कि नहीं उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, LOS POS। ओके, LOS एंड POS चेक किया जाता है फॉर टैक्स लेवी, एंड ITC मिलेगा कि नहीं उसके लिए LOR एंड POS। समझ में आ रहा है क्या कुछ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कौन सा टैक्स चार्ज करना है उसके लिए LOS POS वो सप्लायर देखेगा, सप्लायर को डिसाइड करना ये सब। रिसिपेंट को क्या चेक करना है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है हमारे ट्रांजेक्शन में, क्या वही प्लेस मेरा स्टेट है कि नहीं। ओके, ये ट्रांजेक्शन देखो, ये ट्रांजेक्शन में कैसा है, LOS एंड POS अलग है। कैसे अलग है, LOS इज महाराष्ट्र एंड POS इज गुजरात, तो इसीलिए क्या टैक्स लग गया, IGST। बट ये IGST का ITC B को मिलने वाला है, क्यों मिलेगा, क्योंकि वो खुद गुजरात का है एंड उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात है। आ रहा है क्या समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी समझो CGST SGST का एग्जांपल लेते, A महाराष्ट्र का, B भी महाराष्ट्र का, दोनों महाराष्ट्र के। LOS इज इक्वल टू POS, तो कौन सा टैक्स लगेगा, ओके CGST SGST लगेगा। क्या इसका ITC इसको मिलेगा B को, चेक करो। POS क्या है, महाराष्ट्र, LOR क्या है, महाराष्ट्र। ओके, तो यहां पर उसको CGST SGST का भी ITC मिलेगा। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज सम अदर स्टेट, तो ITC मिलता क्या, नहीं मिलता। ओके, ITC नहीं मिलता। अगर मान के चलो ये ट्रांजेक्शन है A to B, ओके A एंड B, A महाराष्ट्र B महाराष्ट्र, एंड आपको बोल दिया प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। A और B महाराष्ट्र के, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, ITC मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर एक बार देखते हैं, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। ओके, A ने B को सप्लाई किया, ओके A भी महाराष्ट्र का है, B भी महाराष्ट्र का है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई डिराइव्ड एज पर स्पेसिफिक प्रोविजन इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा टैक्स चार्ज करेगा A, कौन सा टैक्स चार्ज करेगा वो, किस पे, एक सेकंड वो जान दो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, LOS एंड POS, बराबर है। व्हाट इज LOS, महाराष्ट्र, व्हाट इज POS, गुजरात, तो क्या चार्ज करेगा, IGST। समझ में आया? क्या B को इस IGST का ITC मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो व्हाट इज POS, गुजरात, व्हाट इज LOR, महाराष्ट्र, तो ITC नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या, क्यों नहीं मिला, इसका लॉजिक समझा। लॉजिक देखो, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुजरात है तो ये IGST का सम पोर्शन किसको गया रहेगा, गुजरात गवर्नमेंट को। और B ITC किससे मांग रहा है, किससे मांगना चाह रहा है, मतलब महाराष्ट्र से मांग रहा है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है। ओके, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही नहीं मिला पैसा, पैसा किसको गया है, गुजरात। कैसे मालूम पड़ा गुजरात को गया, प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से हमको मालूम पड़ा कि गया किसके पास है, गुजरात के पास। अगर गुजरात के पास गया है तो महाराष्ट्र उसका ITC नहीं देगा, क्लियर है सबको। इसीलिए जब भी POS एंड LOR इक्वल रहेगा तभी ITC मिलता। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउट ऑफ बुक्स डिस्कशन है ये। ओके, ये आउट ऑफ बुक्स डिस्कशन था, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि क्यों लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी अभी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा ये प्रोविजन। देखो, अगर हम लोग बोलते कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, तो क्या महाराष्ट्र वाले को ITC मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो गया,
तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों आईटीसी देगा? आया पॉइंट समझ में? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जानबूझ के प्लेस ऑफ सप्लाई को क्या रखा, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इक्वल टू एलओआर, तो सामने वाले को आईटीसी मिल जाए। क्लियर है क्या? लॉजिक समझा? इसको सोचो जरा, इसके ऊपर कोई डाउट है तो पूछो। तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग सेक्शन है। हाँ, उसके लिए अलग सेक्शन है। ये जो सेक्शन था ना 10(1)(b), ये खाली ये ट्रांजेक्शन के लिए था, B to A बस। ओके, सिर्फ ये ट्रांजेक्शन के लिए देयर वाज प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम 10(1)(b। समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है सबको? वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। नहीं, एक बार आईटीसी भी मिल रहा है ना। देखो, बी ने ए के ऊपर जो बिल बनाया, तो ए को आईटीसी मिलेगा। कैसा आईटीसी नहीं मिलेगा वाला? एक सेकंड, ए एंड बी किधर है? सॉरी, ए एंड बी गुजरात में। हाँ, नहीं तो लगेगा ही सीजीएसटी रजिस्टर ना। ए और बी गुजरात में है तो नहीं नहीं, सुनो। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी, ओके, 3 लोग हैं। ओके, ए कहाँ का बोला आपने? महाराष्ट्र, गुजरात बोला। हाँ, ए गुजरात, बी गुजरात, सी सी महाराष्ट्र। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्रोविजन बोलो, खाली प्रोविजन। लोकेशन ऑफ, पढ़ के बोलो। लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? ए इज द थर्ड पर्सन। तो ये अपना क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। ओके, सप्लायर गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। तो ट्रांजेक्शन पे क्या चार्ज होएगा? C+S। एंड सिंस POS इज गुजरात, LOR इज गुजरात, इसको आईटीसी मिलेगा। इसीलिए वो प्रोविजन ऐसा बना। अगर समझो महाराष्ट्र बोला होता तो IGST लगता, पर फिर भी इसको आईटीसी नहीं मिलता। ओके, IGST नहीं मिलता, आईटीसी। समझ में? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं ना गुजरात वाले को। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, रिसिपिएंट का लोकेशन एंड रेवेन्यू उसके स्टेट को ही मिलना चाहिए। ओके, तो ये आईटीसी मिलेगा। क्लियर है सबको? हाँ हाँ, मिलेगा ना इसमें? नहीं, हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। इसीलिए ऐसा प्रोविजन बना। कब नहीं मिलेगा वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, 10(1)(d) में देखेंगे। ओके, कुछ कुछ केसेस ऐसे जिसमें नहीं मिलेगा। देखो, ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा? क्योंकि आईटीसी गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ओके, हर केस में आईटीसी मिलेगा, हर केस में मिलेगा। गवर्नमेंट ने प्रोविजन ही ऐसे ड्राफ्ट किया है कि हर केस में आईटीसी मिले, बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए, इस वजह से वैसा प्रोविजन बनाया गया। ओके, सबको क्लियर है क्या? वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 पार्टी है। ओके, A B एंड C। ओके, 3 पार्टी A B C। अभी A इज थर्ड पर्सन, B इज सप्लायर एंड C इज रिसिपिएंट। ओके, बिल टू शिप टू मॉडल में देयर आर 2 ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या रहता है एवरीवन? सबसे पहला ट्रांजेक्शन बिटवीन whom? between B to C, that is from, okay, supplier to recipient, नहीं, to थर्ड पर्सन। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ ना सप्लायर के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच। ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन थर्ड पर्सन टू रिसिपिएंट। सप्लायर और रिसिपिएंट एक दूसरे को नहीं जानते। देखो देखो, सुनो, यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? B A के ऊपर बिल बना रहा है, सिंपल। उसके बाद A किसके ऊपर बिल बनाएगा?
सी के ऊपर, तो बस वही लिखा है। ओके, सप्लायर टू थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू रिसिपिएंट। देखो बी और सी आपस में नहीं जानते एक दूसरे को। हाँ जानते हो डायरेक्टली लेते ना, फिर बिल टू शिप टू बनता ही नहीं। ओके, बी और सी नहीं जानते, इसीलिए ये बिल टू शिप टू है। ओके, तो बी और सी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला। ट्रांजेक्शन जो भी होगा इट इज वाया थर्ड पर्सन। ओके, सप्लायर थर्ड पर्सन को बिल देगा एंड थर्ड पर्सन आगे बिल देगा विथ प्रॉफिट। समझ में आया यहां तक? तो 10(1)(b जो है वो कौन से ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग? बिटवीन सप्लायर एंड थर्ड पर्सन। समझा? कमीशन में अलग है प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विस है पहले तो वो। ओके, सर्विस है तो सेक्शन 12 लगेगा, है उसके लिए अलग है सेक्शन। यस, समझा क्या पॉइंट, क्या बता? तो बिल टू शिप टू मॉडल में जो इनवॉइस सप्लायर बना रहा है, सप्लायर किसके ऊपर? थर्ड पर्सन के ऊपर, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज सेक्शन नंबर 10(1)(b। समझा? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। क्लियर है अभी? पक्का मिलेगा? कभी बोला नहीं मिलेगा? हाँ बोलो। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है? क्या है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट? ये केस, ये केस महाराष्ट्र है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र। दोनों सेम है। इसके पास हाँ बिल आ रहा है, समझा नहीं? बिल तो चाहिए ना आईटीसी देने के लिए। क्वेश्चन क्लियर ना हो? देखो, बिल कौन देने वाला है? बी देगा। बी कहाँ का है? गुजरात का है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? महाराष्ट्र। तो बी क्या चार्ज करेगा? आईजीएसटी चार्ज करेगा। अभी ये आईजीएसटी का आईटीसी ए को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिसाइड करने के लिए हम लोग को एलओआर एंड पीओएस सेम है कि नहीं वो चेक करना है। ओके, एलओआर महाराष्ट्र है, पीओएस भी महाराष्ट्र, तो ए को इस आईजीएसटी का आईटीसी मिलेगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि कौन से केसेस में नहीं मिलेगा, जो कि बिल टू शिफ्ट टू में एक भी केस नहीं है। ओके, ये वाला केस खाली देखो, ये वाला केस देखो। देखो ये वाला केस बिल टू शिफ्ट टू का केस नहीं है, ये केस आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो ये एक जनरल प्रिंसिपल बताया, ये खाली बिल टू शिफ्ट टू के लिए नहीं है, ये पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर के लिए। ओके, ये एनालिसिस जो है ये पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर का है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिल टू शिफ्ट टू। ओके, कहाँ पे, किधर? समझा नहीं कौन सा ये वाला केस? देखो दो ट्रांजेक्शन है, पहले तो हम लोग अभी एक ही ट्रांजेक्शन का बात कर रहे हैं। ओके, सप्लायर एंड थर्ड पर्सन में कौन रिसिपिएंट है? थर्ड पर्सन इज रिसिपिएंट, बराबर। थर्ड पर्सन एंड रिसिपिएंट में कौन रिसिपिएंट है? सी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हम बात कर रहे हैं। समझा? बोलो बोलो क्या डाउट है अभी? नहीं नहीं, ये तो ऑल ओवर है, ऑल ओवर है, पूरा है। ठीक है एवरीवन लिसन, ये वाला पूरा पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर का ये रूल बताया। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल बोल समझो या आईटीसी का रूल समझो, ओके कुछ भी समझो इसको, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल है। अभी फॉर एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अभी हम लोग महाराष्ट्र के, प्रॉपर्टी गुजरात का है, हम लोग वहां पर जाके रहे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र के, प्रॉपर्टी गुजरात है। तो वो ट्रांजेक्शन में ये सब काम आएगा, बाद में काम आएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे काम आएगा। ये समझ में आया सबको? इसमें कुछ डाउट है बोलो? पक्का क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल करेंगे अभी।
थर्ड पर्सन। सबसे पहला, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स कौन सा चार्ज होएगा? हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन? ओके, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज गुजरात। कौन सा टैक्स चार्ज होएगा? ओके, आईजीएसटी, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई चेक कर। ओके, तो यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होएगा। देखो आईटीसी मिलेगा अपने को, हर केस में आईटीसी मिलेगा, क्योंकि उसी लिए ऐसा प्रोविजन बना है, वो हमने सीखा। चलो सेकंड, अपना ये प्लेस ऑफ अप्लाई क्या है? महाराष्ट्र, दैट इज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। ओके, क्या चार्ज होएगा? आईजीएसटी। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? महाराष्ट्र। टैक्स कौन सा चार्ज होएगा? C+S। क्यों C+S? क्योंकि LOS POS सेम स्टेट है, बराबर। उसके बाद प्लेस ऑफ अप्लाई सेम। आंसर इज सेक्शन 10 नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मूवमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, मूवमेंट इंडिया से बाहर जा रहा है। देखो, महाराष्ट्र से दुबई जा रहा है गुड्स, सेक्शन 10 क्यों था? क्या हेडिंग था सेक्शन 10 का? मूवमेंट शुड बी इन इंडिया। समझ में आया क्या? तो सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम लोग चेक करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा। ओके, अगले सेक्शन। देखो इसमें फिर ऐसा होएगा, इसमें एक ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ट्रीट होएगा। ओके, तो प्लेस ऑफ अप्लाई आउटसाइड इंडिया, दुबई जा रहा है तो दुबई होएगा ट्रीट। और बाद में फिर जो इंडिया का पर्सन है, थर्ड पर्सन, वो जब रिसिपेंट के ऊपर बिल बनाएगा, ओके, तो उस केस के ऊपर फिर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि उसने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का पर्सन है, ओके, उसने क्या किया है, गुड्स किसको भेजा? दुबई भेजा। ओके, तो ऐसे केस में क्या होएगा, जो शिपिंग बिल बनता है एक्सपोर्ट का, वो शिपिंग बिल के ऊपर इस सप्लायर का भी नाम रहेगा एंड थर्ड पर्सन का भी नाम रहेगा, दोनों का नाम रहेगा। ओके, क्योंकि एफटीपी का जो बेनिफिट्स है, एक्सपोर्ट करने का बेनिफिट्स, वो उन दोनों को मिलना चाहिए। ओके, तो दोनों अपना अपना नाम डाल के बिल बनाएंगे। ओके, एंड बाद में जो थर्ड पर्सन है, वो कमीशन का बिल बनाएगा दुबई के ऊपर। ओके, वो फिर गुड्स का बिल नहीं बनाएगा, कमीशन का बिल बनाएगा, क्योंकि वो गुड्स तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो ऐसा बिल बना ही नहीं सकते हम लोग। ओके, अगर हमने गुड्स को एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो हम लोग बिल कैसे बना सकते हैं? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिल टू शिप टू मॉडल वैसे नहीं होता है, उसमें हाई सी सेल्स होता है। ओके, हाई सी सेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नहीं नहीं, एक्सपोर्ट माना जाएगा, नॉर्मल एक्सपोर्ट नहीं, उसमें फिर रिफंड मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट रेट माना जाएगा। आईजीएसटी लगेगा कि नहीं डिपेंड्स ऑन यू आर हैविंग एलयूटी और नॉट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। हाँ, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, फिर रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर खाली इतना लिखना है कि सेक्शन 10 नॉट एप्लीकेबल। हाँ, हाँ, सेम है, सब केस में सेम है। देखो, हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं वो पहले से देखना है आपको। ओके, एलओएस, दैट इज सॉरी, हम लोग सप्लायर एंड थर्ड पर्सन किसकी बात कर रहे हैं? सप्लायर एंड थर्ड पर्सन। ओके, ये ट्रांजेक्शन में रिसिपेंट कौन है? थर्ड पर्सन, बराबर। तो आपने ये सब जो लिखा है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई हमने कहाँ से लिखा? थर्ड पर्सन के लोकेशन से लिखा ना, बराबर है। तो LOR एंड POS इज सेम, LOR एंड POS इज सेम। LOR
एंड पीओएस इज सेम। ओके, ये जो रिसिपिएंट है ये अगले ट्रांजेक्शन का रिसिपिएंट है, अभी के लिए थर्ड पर्सन रिसिपिएंट है। यही डाउट था ना आपका? ओके, ये जो थर्ड पर्सन है वो अभी के लिए रिसिपिएंट है। ओके, उसको हम रिसिपिएंट ही बोलेंगे, लेकिन मतलब ये लॉ में लिखने के लिए थर्ड पर्सन लिखा है, पर एक्चुअली में उसको हम लोग एलओ आर से कंपेयर नहीं करेंगे। ये तो अपना रिसिपिएंट, थर्ड पर्सन का रिसिपिएंट है। सप्लायर का रिसिपिएंट कौन है? थर्ड पर्सन। समझा क्या पॉइंट? उसको मिलेगा क्योंकि वो भी प्लेस ऑफ अप्लाई ऐसा ही बनाया कि उसको मिले। अलग ट्रांजेक्शन, देयर आर टू सेपरेट ट्रांजेक्शंस। हाँ, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हमने डिस्कशन किया। सेकंड ट्रांजेक्शन में प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होएगा, हम लोग खाली एक हिंट दे देता हूँ। जिधर गुड्स पड़ा है, गुड्स किधर पड़ा होगा? जिधर गुड्स पड़ा है, गुड्स किधर पड़ा है? हाँ, एल ओ आर के जगह पे, तो उसका ही जगह प्लेस ऑफ अप्लाई हो जाएगा वापस। ओके, डिस्कस करेंगे अभी। एवरीवन लिसन, अभी सेकंड ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये वाला ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे, ये वाला ट्रांजेक्शन। ओके, इसका ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 10(1)(c), जो अगला सेक्शन है। 10(1)(c) क्या बोलता है? सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, मतलब यहां पर मूवमेंट है ही नहीं। ए ने जब सी के ऊपर बिल बनाया, क्या ए ने गुड्स भेजा सी को? नहीं, तो भी गुड्स का सेल हो गया। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट बोलता है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। गुड्स का लोकेशन किधर था फर्स्ट केस में? अपना जो मेन केस चालू है उसमें गुड्स का लोकेशन किधर है? गुड्स का लोकेशन, गुड्स का लोकेशन गुजरात है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात। क्लियर है? तो अभी यहां पर ए जो है, ए ये क्या चार्ज करेगा? देखो क्या चेक करना है इसको, एलओएस पीओएस चेक करना है। व्हाट इज एलओएस? व्हाट इज एलओएस? बराबर है महाराष्ट्र, क्योंकि ये सेपरेट ट्रांजेक्शन हो गया अभी। सुनो, दो ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन है, तुम लोग कंफ्यूज क्यों? तुम लोग तो इंटर में भी था। ठीक है, सुनो सुनो। ए बी एंड सी, ये तीन पार्टी, ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। ओके, एंड ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 है। दो ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन में एक ही सप्लायर होता है, एक ही रिसिपिएंट। ओके, अब ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है इसमें सप्लायर कौन हो गया? बी। ओके, ये रिसिपिएंट है, लेकिन हम लोग इसको नाम के लिए क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। एंड यहाँ पर ये सच्ची का भी रिसिपिएंट है और इस ट्रांजेक्शन में भी रिसिपिएंट है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने 10(1)(b) से निकाला। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई था? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज लोकेशन ऑफ ए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? 10(1)(c). 10(1)(c) में हम लोग क्या देख रहे हैं? लोकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कहाँ पे? ए और सी के ट्रांजेक्शन में, सी के पास है ना, तो लोकेशन ऑफ सी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा क्या? देखो ये ट्रांजेक्शन, ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसा क्यों बना है? क्योंकि सी को आईटीसी मिलना चाहिए। सी को आईटीसी मिलना चाहिए, मतलब सी का लोकेशन जब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तभी उसको आईटीसी मिलेगा। तो सी के लोकेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? लोकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स जिधर है वो। क्लियर? तो हम लोग के ट्रांजेक्शन में ये गुजरात का था, ओके, ये गुजरात का था और ये महाराष्ट्र का था। बरोबर? बोलो, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सेकंड ट्रांजेक्शन? गुजरात। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? पक्का मिलेगा। समझ में आया क्या? क्यों मिलेगा? क्लियर है? क्योंकि उसी का जगह प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब एल ओ आर इज इक्वल टू पी ओ एस। समझ में आया? और एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ खुद से करने का। नहीं समझा तो पूछो प्लीज, नहीं समझा तो प्लीज पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलो, सबसे पहले ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। ओके, सबसे पहले ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। कौन सा सेक्शन लगाया? 10(1)(b). आईटीसी मिलेगा क्या ए को? यस, क्लियर। सेकंड ट्रांजेक्शन ए और सी के बीच में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात। कौन सा सेक्शन लगाया? 10(1)(c). कौन सा टैक्स आएगा? आई सी जी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी। आई भी सुना मैंने, बाकी लोग नहीं। ओके, तीनों है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स आएगा? सी जी एस टी। बोलो, आईटीसी मिलेगा कि नहीं सी को? मिलेगा, क्योंकि ये भी गुजरात का है एंड पीओएस भी गुजरात है। इस केस में कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि एलओएस इज महाराष्ट्र, पीओएस इज गुजरात। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है चेक करो। तो अपना 3 सेक्शन हुआ। ओके, 10(1)(a)(b) एंड सी। देखो, इसमें कुछ डाउट है, रीड करो एक बार, नोट्स में रीड करो। नहीं नहीं, कार का तो मूवमेंट है ना, बिना मूवमेंट के कार वो लेके कैसे जाएगा? ओके, बिना मूवमेंट के वो लेके नहीं जाएगा। क्या क्या? शोरूम? हाँ, हाँ बराबर। हाँ, लेकिन इस केस में कैसा है, रजिस्टर्ड पर्सन अगर खरीद रहा है उसको तो वैसे भी आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी के चैप्टर में मोटर व्हीकल। ओके, और अगर आप समझो रजिस्टर्ड हो, बिजनेस वाले हो और अपने मोटर व्हीकल परचेज किया, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका लोकेशन रहेगा, क्योंकि ये मूवेबल गुड्स है। मूवेबल गुड्स मतलब कि वो गुड्स जो है वो आप आपके वहां पर लेके जाके यूज करोगे। ओके, आप हमेशा इधर ही पार्किंग नहीं करोगे, यहाँ से लेके जाएंगे ना घर पे, तो फिर ये मूवमेंट इन्वॉल्व वाला गुड्स ए में कवर है। यस। सी में एग्जांपल, हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज मतलब फ्लैट परचेज किया। ओके, फ्लैट परचेज किया, उसके अंदर जो फर्नीचर था वो भी हम लोग ने खरीद लिया, तो फर्नीचर का मूवमेंट हुआ ही नहीं, पर फर्नीचर हमने परचेज कर लिया, ये भी कवर हो। क्लियर है? इसको रीड करो फटाफट। हम्म, वापस सेकंड ट्रांजेक्शन में वापस, ए महाराष्ट्र, सी गुजरात। एक बार ए महाराष्ट्र बोला, हाँ तो सी प्लस एस आएगा। बराबर, हाँ। हाँ, हाँ कर सकता, इंटर में था ना, आईजीएसटी के आईटीसी से हम लोग पे कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी का लायबिलिटी। यस। हाँ, 1 ए में नहीं, सब में हाँ। मूवमेंट 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 शुड बी। और डोमेस्टिक तो मैंने अपने मतलब अपने लिए लिखा हुआ है। ओके, एक्चुअल वर्डिंग्स आर मूवमेंट शुड बी विद इन इंडिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अपना 3 सेक्शन हुआ। अभी 10(1)(d). ओके, 10(1)(d) इज गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स हो रहा है। मान के चलो कि कोई बड़ा मशीन है,
ओके, हम लोगों ने महाराष्ट्र में परचेस किया, मतलब परचेस किया इन द सेंस हम लोगों ने जो सप्लायर है उसको एड्रेस बोला महाराष्ट्र, पर उसको बोला कि आपको क्या करना है, इंस्टॉल किधर करने का, गुजरात जाके, गुजरात जाके इंस्टॉल करो। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होएगा, गुजरात होएगा। तो इस महाराष्ट्र वाले को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अभी सोचो, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, गुजरात हो गया, एलओआर क्या है, महाराष्ट्र, तो नहीं मिलेगा आईटीसी, भले आईजीएसटी लग रहा है या जो भी लग रहा है। देखो एक बार यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो ए से हम लोगों ने मशीन खरीदा। ओके, ए इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके बी इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र के। अभी हमने ए को क्या बोला कि हमने खरीदा भले, लेकिन आप डिलीवरी किधर करो इसको, मतलब इंस्टॉलेशन किधर करो। ओके, इंस्टॉलेशन आपको करना है गुजरात में। ओके, इंस्टॉल इन गुजरात। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस ट्रांजेक्शन, गुजरात। ओके, पीओएस इज गुजरात बिकॉज पीओएस इज location where such installation is done, location where such installation is done। ओके, जहां पर भी इंस्टॉलेशन हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ अप्लाई। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर ना अपना ही लोकेशन पे ये लोग इंस्टॉल कर। ओके, और 10(1)(b) में 3 पार्टी था। ओके, यहाँ पर अपना ही पार्टी है, मतलब हम लोग खुद ही, हमका हमारा खुद का ही ब्रांच है उधर। हाँ ठीक है, तो इंस्टॉल कहाँ पे करना पड़ेगा, गुजरात में। ओके, आईटीसी मिलेगा क्या, आईटीसी महाराष्ट्र वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गुजरात में हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन होता बाय चांस, तो हम लोग फिर गुजरात के नाम पे बिल लेते एंड फिर गुजरात पे आईटीसी ले लेते। पर हम लोग का ब्रांच उधर सेटअप हो रहा है, सेटअप हो रहा है, तो हम लोग का अब तक उधर नंबर नहीं है। हम लोग उधर ब्रांच बना रहे हैं तो नंबर अब तक हुआ ही नहीं उधर। तो यहाँ पर गुजरात में हमने डिलीवरी किया, लेकिन बिल किधर ले लिया, महाराष्ट्र में। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात बट आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। क्यों नॉट अवेलेबल, ओके पीओएस इज नॉट इक्वल टू एलओआर, इसीलिए आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। 10(1)(d) कंप्लीट हुआ। यस, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा प्रोविजन है। हाँ मिलेगा, मिलेगा डिडक्शन तो मिलेगा एक्सपेंस। पर आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा ना जीएसटी का, जीएसटी का लायबिलिटी कम नहीं होगा, तो वहां से कैश आउटफ्लो बढ़ गया आपका, और यहाँ पर इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला, मतलब कि वो है एक ही, लेकिन इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको साल के एंड पे यूज होएगा, एंड ये तो हर महीना आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ में, 10(1)(e), ओके 10(1)(e) इज गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड। ओके, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब हुआ कि गुड्स हम लोगों ने प्लेन में बेचा, या तो ट्रेन में बेचा, या तो किसी भी कन्वेंस में बेचा, किसी भी कन्वेंस में बेचा। ओके, फॉर एग्जांपल प्लेन में हम लोग को कुछ अलग से गुड्स भी खरीद सकते हैं हम लोग प्लेन में, अल्कोहल पे तो जीएसटी नहीं। ओके, समझो मैगजीन खरीदा, अलग से चार्जेस पे किया, ओके नॉट इंक्लूडेड इन प्लेन का टिकट, अगर उसके अंदर होता तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस होता, अलग से हमने कुछ खरीदा। ओके, या तो आप लोगों ने ईयरफोन्स खरीदा प्लेन में, ओके अलग से चार्ज देके, तो ऐसे केस में गुड्स आर सप्लाइड टू यू ऑन बोर्ड, मतलब स्पाइस जेट ने आपको गुड्स ऑन बोर्ड बेचा। अभी इसमें कोशिश करो कि प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट कैसे सोचता, अगर डेस्टिनेशन सोचता, ओके तो सबका डेस्टिनेशन अलग है। अभी वो प्लेन, मतलब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये ईयरफोन्स खरीदा
प्लेन में, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि एक्चुअल में डेस्टिनेशन क्या होगा। ओके, ये प्लेन का लोकेशन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से। ओके, तो हर एक का टिकट चेक करना पड़ेगा फिर। ओके, या तो फिर जिधर कंज्यूम किया, मतलब कि जिधर परचेज किया, वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं। ओके, प्लेन हवे में हमने खरीदा, अभी हमको क्या मालूम कि कौन से स्टेट में ये बिका है, तो ये तो मालूम ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोविजन क्या बना, देखो, लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब कि जो स्टेट में वो लोग ईयरफोन लेके चढ़े, वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, चाहे कहीं पर भी बिका हो। ओके, महाराष्ट्र में वो लोगों ने ईयरफोन को लोडिंग किया प्लेन में, गुजरात में बेचा, राजस्थान में बेचा, हर जगह पे बेचा, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र ओनली। क्यों? क्योंकि गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है सबको? टाइम ऑफ सप्लाई तो अपना गुड्स का नॉर्मल डिलीवरी, रिमूवल, हाँ, जब भी सेल किया, दैट इज रिमूव किया। ओके, तो जब भी आप सेल करो तभी आप रिमूव करो, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। क्लियर है क्या सबको? अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ओके, ये एनालिसिस का पॉइंट है। कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ऑपरेटर ऑफ कन्वेंस टू पैसेंजर, ओके, एंड नॉट बिटवीन गुड्स एंड कंपनी। एग्जाम्पल, समझो बिस्लरी। ओके, इन लोगों ने स्पाइस जेट महाराष्ट्र को सेल किया कुछ गुड्स। ओके, स्पाइस जेट महाराष्ट्र ने, ओके, महाराष्ट्र में लोडिंग किया, एंड जो प्लेन गुजरात जा रहा है, ओके, उन पैसेंजर्स को सर्व किया। ओके, उन पैसेंजर को बॉटल्स बेचा। अभी 10(1)(e) में कौन से ट्रांजेक्शन्स की हम लोग बात कर रहे हैं? ओके, बिस्लरी टू स्पाइस जेट की स्पाइस जेट टू पैसेंजर, स्पाइस जेट टू पैसेंजर। ओके, ये 10(1)(e) में कवर्ड है। क्लियर है सबको? लेकिन बिस्लरी ने जो महाराष्ट्र स्पाइस जेट को बेचा है, ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, 10(1)(a। क्लियर है सबको? ये 10(1)(e) एंड ये 10(1)(a। समझ में आया? तो स्पाइस जेट ने जहां पर ऑन बोर्ड लिया, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर स्पाइस जेट, एंड गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बिस्लरी। इसको नोट डाउन कर लो। हम्म, देखो, इसमें ऐसा होएगा कि अगर दूसरे जगह पे जाके लोड किया, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात तो भेजना पड़ेगा ना, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में एक ट्रांजेक्शन भी तो होएगा। हाँ, बराबर है, यस। हाँ, बराबर। हाँ, नहीं है, उस हिसाब से हम लोगों ने, अगर टिकट प्राइस में है तो फिर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का हम लोग ट्रीट करेंगे। ओके, क्लियर है क्या? 10(1)(e। ओके, 5 क्लॉजेस हुआ। सबसे पहला 10(1)(a, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, जिसमें मूवमेंट रहता है। ओके, मूवमेंट रहेगा तो जिधर भी मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, ओके, एक्स फैक्ट्री के केस में जो एड्रेस है, वेरी गुड, ओके, एड्रेस रहेगा वो। उसके बाद 10(1)(b किया,
बिल्ड टू शिप टू मॉडल, बिल्ड टू शिप टू मॉडल में 10(1)(b किसके लिए था? फर्स्ट लेग के लिए था। फर्स्ट लेग मतलब किन दोनों के बीच में? सप्लायर एंड थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है क्या? अभी क्लिक हो रहा है। सप्लायर एंड थर्ड पर्सन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ अप्लाई? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। 10(1)(c, supply does not involve movement of goods. Okay, supply does not involve movement of goods. तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ गुड्स, ओके, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, उसके बाद 10(1)(d, असेंबली एंड इंस्टॉलेशन। जिधर भी असेंबली एंड इंस्टॉलेशन हुआ, जिधर भी इंस्टॉलेशन किया आपने मशीन वगैरह का, दैट इज द प्लेस ऑफ 10(1)(e, ओके, वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ओके, गुड्स को जब भी हम लोगों ने प्लेन में या तो फिर किसी भी कन्वेंस में लिया एंड सेल किया, तो जिधर से भी हम लोगों ने उस कन्वेंस में लोड किया, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? समझा? नेक्स्ट सेक्शन, विच वाज अमेंडमेंट फॉर May 24, सेक्शन नंबर 10(1)(ca। ओके, अभी ये वाला जो सेक्शन है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। देखो ध्यान से सुनना, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। हम लोगों ने ऊपर देखा था, देखो 10(1)(a किसके लिए था? रजिस्टर्ड के लिए। सेम भी 10(1)(c, सेम भी 10(1)(c, ये भी रजिस्टर्ड के लिए था, ये भी रजिस्टर्ड के लिए था। 10(1)(d was for all, 10(1)(e was for all। ओके, अभी 10(1)(ca किसके लिए वो सुनो। 10(1)(ca किसके लिए? 10(1)(a एंड 10(1)(c का ट्रांजेक्शन्स में जो अनरजिस्टर्ड, उनके लिए। देखो एग्जांपल सुनो, अगर हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा, हम लोग अनरजिस्टर्ड, हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, तो हम लोग को 10(1)(ca अप्लाई करना है। ओके, 10(1)(ca अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर 10(1)(a एंड 10(1)(c, तो 10(1)(c ऐसा याद रख लो। ओके, दो सेक्शन का मिक्सचर है, बट अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा। तो 10(1)(a एंड 10(1)(c में जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम निकाल रहे थे फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, अभी हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए निकाल रहे हैं। देखो इसको अलग से क्यों किया वो हम लोग पहले समझते हैं, इसको अलग क्यों किया। मान के चलो कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ओके, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ओके, आप लोग गए हो गुजरात। ओके, आप महाराष्ट्र के पर्सन हो, आप कहाँ पे गए? गुजरात। गुजरात में आपने वो कुछ भी चीज़ खरीदी। ओके, गुजरात में कुछ भी चीज़ खरीदी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? नॉर्मली क्या होना चाहिए? गुजराती होना चाहिए। तो गुजरात का सप्लायर क्या चार्ज करेगा? CGST प्लस SGST, सिंपल। रेवेन्यू किसको मिलेगा? गुजरात को मिलेगा। देखो इस पर्सन के लिए तो इमटेरियल है जीएसटी, क्यों इमटेरियल है? अनरजिस्टर्ड। ओके, उसको IGST लगा के दिया होता तो भी ITC ना मिलता। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र करके दिया होता तो भी ITC ना मिलता। प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात करके दिया तो भी ITC नहीं मिल रहा। तो इस पर्सन को कोई मतलब ही नहीं जीएसटी से। अभी किसको मतलब है जीएसटी से? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात बोला है तो जीएसटी जो है वो किसको मिल रहा है? गुजरात को। लेकिन महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बोल रहा है कि मेरा रिसिपिएंट वहां जाके खरीद रहा है, तो जीएसटी मेरे रिसिपिएंट के स्टेट को मिलना चाहिए। हाँ, समझ में क्या बोला? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र का रिसिपिएंट पूरे इंडिया में घूम रहा है, तो इसका इसका जो बेनिफिट है किसको मिलना चाहिए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि ये अल्टीमेटली गुड्स भले उधर खरीदा है, लेकिन कंजम्पशन किधर होगा? इधर आके यूज करेगा, लैपटॉप वगैरह खरीदा है तो। ओके, तो हम लोग की स्टेट को बेनिफिट चाहिए, महाराष्ट्र को बेनिफिट चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से बनाया कि महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर आना चाहिए। समझा पॉइंट? समझा क्या बोला? महाराष्ट्र आंसर आना चाहिए, इस हिसाब से अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन डिजाइन किया गया। ओके, तो क्या आंसर होगा, मतलब क्या प्रोविजन होगा?
एड्रेस। ओके, अगर गुजरात के सप्लायर को महाराष्ट्र वाला अपना एड्रेस दे रहा है, ओके, एड्रेस इज अवेलेबल, तो उस केस में एड्रेस इज प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब महाराष्ट्र। ओके, पीओएस इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, पीओएस इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है? लेकिन अगर एड्रेस नहीं दे रहा है, वो बोलता है नहीं ऐसे ही दो, एड्रेस नॉट अवेलेबल, तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में? मतलब गवर्नमेंट जितना हो सके उतना कोशिश करता है कि रिसिपिएंट का एड्रेस ढूंढे। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस ढूंढा तो रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं रहेगा तो एलओएस। क्लियर है क्या? मान के चलो कि आप लोग बैंगलोर गए, वहां पर मोबाइल खरीदा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ता मिलता है। क्योंकि बैंगलोर का मोबाइल का दुकान है, आप महाराष्ट्र के, उसने आपको मोबाइल फोन बेचा, व्हाट इज द प्लेस ऑफ? हाँ, अगर आपने महाराष्ट्र का एड्रेस प्रोवाइड किया तो महाराष्ट्र, और अगर आप लोगों ने बैंगलोर का मतलब कुछ भी एड्रेस नहीं दिया तो बैंगलोर, दैट इज कर्नाटक। समझिए, अमेंडमेंट है। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन के ट्रांजेक्शन में अप्लाई होगा। बिल पे एड्रेस लिखेगा, एड्रेस बिल पे लिखना होता ना, रिसिपिएंट का एड्रेस। तो अगर वो रिसिपिएंट का एड्रेस लिखेगा तो पीओएस विल बिकम रिसिपिएंट्स स्टेट। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा अभी। हाँ, तो गुजरात वाले को महाराष्ट्र का एड्रेस डालना पड़ेगा। हाँ, वो पहले ही बोलेगा कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अभी कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट पे गए हो, आउट स्टेशन ऑडिट। अभी आपने बोला कि हम लोग यहाँ पर जीएसटी नंबर ने, आप लोगों ने समझो कि खुद के नाम पे एक लैपटॉप खरीदा, बाद में कंपनी रीइंबर्समेंट दे रहा है, तो कंपनी से रीइंबर्स मिलने के लिए आपको आपका नाम एड्रेस सब देना चाहिए ना। तो आपने नाम एड्रेस भी दिया, अभी प्लेस ऑफ अप्लाई क्या रहेगा? आपका एड्रेस। समझ? क्योंकि छोटा मोटा गुड्स रहेगा तो कोई एड्रेस नहीं मांगता है, लेकिन अगर हाई वैल्यूड प्रोडक्ट रहेगा 20-30 हज़ार का, तो फिर लोग एड्रेस भी मांगते हैं, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर में सिस्टम में सेव होता है ना वो लोग के, इसके लिए। क्लियर है क्या? सेक्शन नंबर 10 अपना कंप्लीट हुआ। ओके, एक बार वापस से करेंगे। सेक्शन नंबर 10(1)(a), वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो लोकेशन वेयर मूवमेंट इज टर्मिनेटेड। ओके, ये जो 10(1)(a है, इट इज ओनली फॉर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ओके, एंड एक्स फैक्ट्री केस में भी एड्रेस रहेगा, दैट इज लोकेशन ऑफ डिलीवरी, एड्रेस वाला। ओके, 10(1)(b), बिल टू शिप टू मॉडल, क्या प्लेस ऑफ अप्लाई रहेगा बिल टू शिप टू का? ओके, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। 10(1)(c), 10(1)(c), सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट। ओके, क्या प्लेस ऑफ अप्लाई रहेगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 10(1)(d), असेंबली इंस्टॉलेशन, हेडिंग भी बोलना है, असेंबली इंस्टॉलेशन। ओके, जहां पे भी असेंबली हुआ या तो इंस्टॉलेशन हुआ। 10(1)(e), गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, तो जिधर भी ऑन बोर्ड लिया। 10(1)(ca), ओके, ये एप्लीकेबल कब होगा? अनरजिस्टर्ड होगा, कौन से केसेस में? 10(1)(a) एंड 10(1)(c) में, नॉट 10(1)(d). 10(1)(d) में क्यों नहीं रखा ऐसा प्रोविजन? सोचो सोचो, 10(1)(d) में ये प्रोविजन क्यों नहीं रखा? 10(1)(ca) का मूवमेंट है 10(1)(d) में। टेन वन डी असेंबली इंस्टॉलेशन, हम मशीन लेके जा रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं। देखो, अभी ध्यान से सुनना, 10(1)(d) के लिए प्रोविजन क्यों नहीं है, सिर्फ 10(1)(a) और 10(1)(c) को ही क्यों कवर किया? 10(1)(d) का मैं एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, 10(1)(d) के एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ। 10(1)(d) का एग्जाम्पल,
ओके, ए ने बी को मशीन सेल किया, पर बी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, हम लोग का नया प्लांट गुजरात में सेटअप हो रहा है, अब वहां पे जाके क्या करो, इंस्टॉल कर दो। ओके, इंस्टॉलेशन कहाँ पे करो, गुजरात में इंस्टॉलेशन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पर्सन, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, गुजरात। देखो, ए महाराष्ट्र का है, बी महाराष्ट्र का है, ओके, एंड इंस्टॉलेशन किधर हो रहा है, गुजरात में, तो पीओएस क्या रहेगा, गुजरात। एलओआर क्या है, महाराष्ट्र। आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहां से हम लोग को गवर्नमेंट का इंटेंशन समझ में आना चाहिए। क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट का, क्या इंटेंशन लग रहा है। हर केस में इंस्टॉलेशन की स्टेट को ही बेनिफिट जाना चाहिए, ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है। अभी मान के चलो कि यही ट्रांजेक्शन हम अनरजिस्टर्ड के केस में लेते हैं 10(1) सीए के हिसाब से। ओके, सेम ट्रांजेक्शन 10(1) सीए के हिसाब से लेते हैं, अपना आंसर गलत क्यों आएगा वो हम लोग समझेंगे। अगर समझो अनरजिस्टर्ड, ओके, ए महाराष्ट्र का है, ओके, बी भी महाराष्ट्र का है, ओके, एंड ए ने इंस्टॉलेशन किधर किया, गुजरात में। ओके, बी इज द रिसिपिएंट, ओके, बी रिसिपिएंट है, ए सप्लायर है, इंस्टॉलेशन किधर किया, गुजरात में। अभी अगर 10(1) सीए लगाया, 10(1) सीए लगाया, तो बी क्या करेगा, एड्रेस दे देगा, तो प्लेस ऑफ अप्लाई क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। जबकि गवर्नमेंट का इंटेंशन रजिस्टर्ड के केस में भी वो नहीं था, तो अनरजिस्टर्ड में कैसे वो हो जाएगा। ओके, तो इसको गुजरात ही रखना है उन लोग को, इसीलिए चेंज नहीं किया। समझ में आया, देखो लॉजिकल है ना, समझा क्या पॉइंट। क्योंकि अगर समझो गुजरात में इंस्टॉल हुआ, तो गुजरात गवर्नमेंट बोलते हैं हमारे यहाँ पर इंस्टॉल किया तो हमको ही रेवेन्यू मिलना चाहिए। ओके, अनरजिस्टर्ड बंदा अपने एड्रेस के बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई को शिफ्ट नहीं करके लेके जाना चाहिए। समझा पॉइंट, समझा। क्योंकि यहाँ पर मेन एसेंस क्या है, गुजरात में इंस्टॉल हो रहा है, इसीलिए गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड खाली ये बंदा अपना एड्रेस दे के प्लेस ऑफ सप्लाई को महाराष्ट्र नहीं बना सकता, समझा। इसीलिए अपना एड्रेस, दैट इज 10(1) सीए इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 10(1) डी ट्रांजेक्शन, इट इज ओनली फॉर 10(1) ए एंड 10(1) सी, क्योंकि उसी में गुड्स हम लेके आने वाले। क्लियर है क्या, सबको समझा पॉइंट। तो अपना 10(1) सीए भी कंप्लीट हुआ। कुछ डाउट है 5-6 क्लॉजेस में, 10 सेक्शन 10 कंप्लीट। ओके, सेक्शन 11 भी कर लेंगे। नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर हम लोग कहाँ पे गुड्स को लेंगे, जहां पर हम हैं, मूवमेंट नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आपका घर गुजरात में नहीं है, ओके, तो आप वहां पर खरीदेंगे क्या, रेंट पे। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे घर लिया है, ओके, फर्नीचर भी उधर का आपने परचेस कर लिया, तो आप उधर हो इसीलिए आपने उधर परचेस किया, मतलब कि वो साथ में ही चलेगा हमेशा। फिर एग्जाम्पल, आप अनरजिस्टर्ड, आपने फ्लैट खरीदा, ओके, फ्लैट खरीदा आपने गुजरात में, ओके, तो आपका लोकेशन क्या है, गुजरात है, इसीलिए आपने वहां पर रहने गए, बराबर। तो आप जब एड्रेस दोगे तो गुजरात का एड्रेस दोगे, नहीं, पर आप वहां पर घर ले रहे हो तो आप वहां जा रहे हो ना, किसके लिए, नहीं नहीं, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो फिर महाराष्ट्र का एड्रेस दे दो फिर, ठीक है, हाँ, तो फिर प्लेस ऑफ अप्लाई महाराष्ट्र हो जाएगा। हाँ, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है उधर, बराबर है, लेकिन वो गुड्स है तो मूवेबल। बिल्डिंग का बात नहीं, बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं है, बिल्डिंग के अंदर के फर्नीचर की बात है। ओके, वो गुड्स अंदर से मूवेबल ही है, लेकिन सेल के टाइम पे मूवमेंट नहीं हुआ है।
हाँ, लेकिन ये मशीनरी कैसा है, इंस्टॉल किया वहां पर, लगाया है, फिटिंग किया। ओके, एसी का कैसे फिटिंग होता है पूरा, वैसा इंस्टॉल किया वो। लेकिन फर्नीचर क्या है, मूवमेंट मूवेबल है। अभी आगे चल के आपको चाहिए कि आप महाराष्ट्र में लेके आ जाओ, आप लेके आ सकते हो, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा। समझा? तो मूवमेंट के हिसाब से चेक करना। वो 10(1)(c) एंड 10(1)(a) इन दोनों के लिए 10(1)(d) सॉरी 10(1)(ca), इट इज नॉट फॉर 10(1)(d). देखो 10(1)(ca) क्या बोलता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स खरीदा, वो समझो गुजरात में खरीदता है, पर गुजरात के सप्लायर को वो एड्रेस देता है महाराष्ट्र का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम महाराष्ट्र। ओके, अगर वो गुजरात का एड्रेस है तो गुजरात हो जाएगा। हाँ, लॉजिक ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो रजिस्टर्ड वाले केस में गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या, जिधर इंस्टॉल हुआ ओके वहां पे ही प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए। रजिस्टर्ड के केस में ऐसा है, मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के केस में भी रजिस्टर्ड बंदे को आईटीसी देने को तैयार नहीं है। देखो रजिस्टर्ड है फिर भी आईटीसी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो जिसको आईटीसी वैसे भी नहीं चाहिए, वो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को शिफ्ट करे। नहीं तो क्या होएगा, ये बंदा है जो बी है, बी वो क्या बोलेगा, मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस दे दिया ना खुद का। लेकिन एड्रेस के वजह से चेंज नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एसेंस तो इंस्टॉलेशन है। तो इसीलिए 10(1)(d) को हटा के रख दी। समझा? अभी हम लोग सेक्शन नंबर 11 करेंगे। ओके, 5 मिनट का है खाली। सेक्शन नंबर 11 एकदम सिंपल। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, क्या रहना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी गुड, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ओके, हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ओके, इंपोर्ट इंडिया हो गया। सच में उतना ही है। देखो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, समझो महाराष्ट्र टू जापान, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, डेस्टिनेशन दैट इज जापान। महाराष्ट्र टू समझो जापान गया, तो जापान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया। एंड अगर हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, ओके इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है। ओके, हम लोगों ने जापान से गुड्स महाराष्ट्र में मंगवाया। ओके, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जापान से महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र दैट इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। क्लियर है सबको, इंपोर्टर जहां पर है, दैट्स इट। ओके, सेक्शन 11 कंप्लीटेड। ब्रेक ले लो, उसके बाद 12 स्टार्ट करें।